देवियों और सज्जानों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम है देवघर। ये गांव शहर के शोर से बहुत दूर है। यहाँ की हवा में एक अलग सी शांति है। यहाँ के पेड़, यहाँ की नदियां, सब कुछ एक सुर में गाते हैं। इसी गांव में रहते थे व्यास बाबू, एक बुजुर्ग लेखक जिनकी आंखों में हजारों कहानियां बसती थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी मुस्कान में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। व्यास बाबू देवघर की आत्मा थे। उनका घर गांव के किनारे एक बाड़े से बरगद के पेड़ के नीचे था। वो घर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि यादों और कहानियों का एक खजाना था। हर सुबह व्यास बाबू अपनी कलाम और डायरी लेकर बैठ जाते थे। सूरज की पहली किरण उनके कागज पर पड़ती थी और शब्दों का जादू शुरू हो जाता था। व्यास बाबू कोई मामूली लेखक नहीं थे। उन्होंने बड़े शहरों में बहुत नाम कमाया था। उनकी किताबें देश भर में पढ़ी जाती थी। लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव उनका कहना था असली कहानियां शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि गांव की मिट्टी में होती हैं। यहां आकर उन्हें सुकून मिला। उन्होंने लिखना जारी रखा, लेकिन अब वो शोहरत के लिए नहीं लिखते थे। अब वो अपने दिल के लिए लिखते थे। उनकी कहानियों में देवघर के खेत, यहाँ के लोग और यहाँ के रिश्तों की महक होती थी। गांव का हर एक इंसान उनकी इज्जत करता था। उन्हें सब वीएस काका कहकर बुलाते थे। उनकी जिंदगी एक जिसका हर पन्ना प्रेरणा से भरा था। उनकी शोहरत का एक और कारण था। ये कारण थे गांव के बच्चे। व्यास बाबू को बच्चों से बेहद लगाव था। उनका मानना था कि हर बच्चे के अंदर एक नई कहानी छिपी जरूरत है तो बस उस कहानी को सुनने वाले कानों की। वो अक्सर कहते थे बच्चों की हंसी में संगीत है और उनकी आंखों में भविष्य का सपना है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के नाम कर दिया था। उनके घर का दरवाजा हमेशा बच्चों के लिए खुला रहता था। कोई भी बच्चा किसी भी समय उनके पास आ सकता था और वो कभी उसे निराश नहीं करते थे। यहाँ रिश्ते दिल से जुड़ते थे। खून देवघर की शामें व्यास बाबू के बिना अधूरी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता उनके घर के आंगन में बच्चों का मेला लग जाता। ये एक परंपरा बन गई थी, एक ऐसी परंपरा जिसे गांव का हर शख्स बड़े प्यार से देखता था। व्यास बाबू उन बच्चों के लिए सिर्फ एक कहानी सुनाने वाले बुजुर्ग नहीं थे। वो उनके दोस्त थे, उनके गुरु थे। वो उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे बल्कि जीने का सलीका सिखाते थे। उनकी हर कहानी में एक छिपा होता था, ईमानदारी का, मेहनत का और सपने देखने का। व्यास बाबू की दुनिया इन्हीं बच्चों के बीच थी और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। उनकी जिंदगी देवघर की शांत फिजा में एक मीठा गीत गुनगुना रही थी। हर शाम जैसे ही आसमान में लाली छती, व्यास बाबू के आंगन में एक छोटा सा संसर बस जाता था। गांव के बच्चे अपने खेल कूद छोड़कर उनके पास आ जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, एक चमक जो नई कहानी सुनने की बेचैनी से पैदा होती थी। व्यास बेबू अपनी आराम कुर्सी पर बैठते और बच्चे उन्हें घेर कर जमीन पर बैठ जाते। माहौल में एक अजीब सा जादू फैल जाता। हवा भी शायद उनकी कहानी सुनने के लिए आहिस्ता बहती थी। व्यास बेबू अपनी भारी और साफ आवाज में कहना शुरू करते तो बच्चों, आज की कहानी शुरू होती है एक बहुत दूर के राज्य से। और सभी बच्चे उस कहानी में खो जाते। उनकी कहानियां नाम नहीं होती थी। वो राजा रानी की कहानियां सुनाते थे, लेकिन उनके राजा अपनी प्रजा
के लिए खेत में काम करते थे। वो परियों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन उनकी परियां जादू से नहीं, मेहनत से लोगों की मदद करती थी। हर कहानी का एक मकसद होता था, हर कहानी एक सीख देती थी। व्यस बाबू अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से कहानी में जान डाल देते थे। जब वो किसी राक्षस के बारे में बताते तो उनकी आवाज भारी हो जाती। जब वो किसी फूल के खिलने का जिक्र करते तो उनकी आवाज में नरमी दृष्टि। बच्चे उनकी कहानियों को सिर्फ सुनते नहीं थे, वो उन्हें जीते थे। उनके चेहरों पर कहानी के हर मोड़ के साथ भाव बदलते रहते थे। इन बच्चों में एक बच्चा था आरव। उसकी उम्र यही कोई 2 साल रही होगी, लरिंग्स, लेकिन उसकी आंखें ऐसी से खासीन के ज्यादा समझदारी और जिज्ञासा थी। वो सबसे आगे बैठता था। वो कहानी के हर शब्द को अपने दिल में उतार लेता था। जब दूसरे बच्चे कहानी के बाद खेलने चले जाते, आरव वहीं बैठा रहता। वो व्यास बाबू से कई सवाल पूछता। व्यास काका, क्या सच में ऐसे राजा होते हैं? या व्यास काका, क्या हम भी उस बहादुर लड़के जैसे बन सकते हैं? व्यास बाबू उसके सवालों पर मुस्कुराते। उन्हें आरव में एक अलग सी बात दिखती थी, एक ऐसी चिंगारी जो सही हवा मिलने पर आग बन सकती थी। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। मौसम बदले, साल बदले, लेकिन व्यास बाबू के आंगन की शामें नहीं बदली। उनकी कहानियां बच्चों के मन में अच्छे के बीज बो रहे। ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, ये एक गुरुकुल था। एक ऐसा गुरुकुल जहन किताबों से नहीं बल्कि कहानियों से सिखाया जाता था। व्यास बाबू ने देवघर की एक पूरी पीढ़ी को अपने शब्दों से सींचा था। उन्होंने बच्चों को सपने देखना सिखाया था और उन्हें यह भी सिखाया था कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और ईमानदारी कितनी जरूरी है। व्यास बाबू की कहानियां देवघर की हवा में घुल चुकी थी और एक दिन व्यास बाबू ने एक नई कहानी शुरू की। यह कहानी उनकी बाकी कहानियों से अलग थी। इसका नाम था आखिरी पन्ना। कहानी एक ऐसे मुसाफिर की थी जो अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था। वो मुसाफिर गांव-गांव घूमता था, लोगों से मिलता था और उनकी कहानियां अपनी डायरी में लिखता था। हर शाम बच्चे इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए बेताब रहते। कहानी बहुत ही रोचक मोड़ पर थी। मुसाफिर एक ऐसे राशमाई जंगल में पहुंचा था जहां से कोई वापस नहीं। सभी try your bites. So, नोर साइंस से रोके अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जानना था कि मुसाफिर के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। व्यास बाबू आंगन में आया, लेकिन वो चुप थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चों ने पूछा, व्यास काका, कहानी मुसाफिर का क्या हुआ? व्यास बाबू ने एक गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, ये कहानी अभी अधूरी है। ये सुनकर सभी बच्चे निराश हो गए। उन्होंने कभी बाबू को कोई कहानी अधूरी छोड़ते नहीं देखा था। उन्होंने बहुत जिद की, लेकिन व्यास बाबू ने बस इतना कहा, वक्त आने पर यह कहानी जरूर पूरी होगी। उस दिन के बाद व्यास बाबू ने वो कहानी फिर कभी नहीं सुनाई। वो दूसरी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन आखिरी पन्ना एक रहस्य बनकर रह गई। ये बात बच्चों के मन में घर कर गई, खासकर आरव के मन में। वो रात भर उस अधूरी कहानी के बारे में सोचता रहा। मुसाफिर का क्या हुआ होगा? क्या वो जंगल से बाहर
निकाल पाया या वो भी वहीं खो गया? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते। उसने खुद से उस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यास बाबू जैसा जादू नहीं ला पा रहा था। उसके लिए वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो व्यास बाबू को देखता और उसे उनकी आंखों में उस अधूरी कहानी का दर्द दिखाई देता। कई हफ्ते बीत गए। गांव में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन व्यास बाबू के आंगन में कुछ बदल गया था। अब वहां आखिरी पन्ना की बात नहीं होती थी। बच्चों ने भी उस कहानी को भुला दिया था, लेकिन आरव नहीं बोला था। वो अधूरी कहानी उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उस कहानी का व्यास बाबू के जीवन से कोई गहरा संबंध है। यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं थी, इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी। और आरव ने फैसला कर लिया था, वो इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहेगा। वो व्यास बाबू से इस बारे में बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दोपहर आरव हिम्मत जूता कर व्यास बाबू के घर पहुंचा। व्यास बाबू आंगन में अपनी कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बैंड किए हुए। शायद वो सो रहे थे। आरव दबे पांव उनके पास गया। उसने धीरे से पुकारा, व्यास काका। व्यास बाबू ने आंखें खोली और मुस्कुराए, जैसे भी वो इंतजार कर रहे थे। आओ आरव, बैठो, मैं जानता था तुम आओगे। आरव उनके पास जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन शुरू कहां से करे ये समझ नहीं आ रहा था। उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पूछा, काका आपने वो कहानी पूरी क्यों नहीं की? आखिरी पन्ना। व्यास बाबू के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने आरव की तरफ देखा और कहा, कुछ कहानियां पूरी करने के लिए नहीं होती आरव। कुछ कहानियां किसी आम और का इंतजार करती हैं कि कोई आए और उन्हें उनका अंजाम दे। आरव ने जिद करते हुए कहा, लेकिन वो आपकी कहानी है, यूज आप ही पूरा कर सकते हैं। प्लीज काका, मुझे वो आखिरी पन्ना देखना। मुझे जानना है कि उस मुसाफिर का क्या हुआ। उसकी आवाज में एक ऐसी मासूमियत और ऐसी लगन थी कि व्यास बाबू उसे मना नहीं कर पाए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें आरव में वही पुराना मुसाफिर दिख रहा था जो अपनी मंजिल की तलाश में था। तुम सच में उस कहानी को पूरा करना चाहते हो? व्यास बाबू ने पूछा। हाँ काका, मैं यूज पूरा करना चाहता हूं, आरव ने पूरे विश्वास से कहा। लेकिन क्यों? वो तो सिर्फ एक कहानी है, व्यास बाबू ने उसे परखते हुए कहा। इस पर आरव ने जो जवाब दिया उसने व्यास बाबू के दिल को छू लिया। नहीं काका, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है वो मुसाफिर आप हैं, और मैं उससे जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी मंजिल ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता हूं। ये सुनकर व्यास बाबू की आंखें नम हो गई। एक 10 साल का बच्चा उनकी अनकही कहानी को, उनके दिल के दर्द को समझ गया था। व्यास बाबू उठे और अपने कमरे के अंदर गए। या जब वो वापस आए तो उनके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। ये वही डायरी थी जिसमें वो अपनी सारी कहानियां लिखते थे। उन्होंने वो डायरी आरव के हाथों में थामा दी। ये लो। इस डायरी में मेरी सारी कहानियां हैं और इसमें आखिरी पन्ना भी है। आरव ने कांपते हाथों से डायरी को थामा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो रहस्य उसके सामने था। उसने डायरी खोली और उस कहानी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, लेकिन वहां कहानी नहीं थी। वहां सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जो आरव के लिए थी। आरव ने उस आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। वहां कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। व्यास बाबू ने लिखा था,
प्रिय आरव, अगर तुम यह पन्ना पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी तलाश पूरी हुई। मार्शन जसद जानता था कि एक दिन तुम यहां तक जरूर पहुंचोगे। ये कहानी अधूरी नहीं है बेटा, ये बस अपने नए लेखक का इंतजार कर रही थी। वो मुसाफिर मैं ही था और सालों से मैं इसी जंगल में फताक रहा था। मैं इस कहानी को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि हर कहानी को एक नए किरदार और एक नए जीवन की जरूरत होती है। आरव की सनसेन रुक सी गई। उसने आगे पढ़ा, मैं तुम्हें पहले दिन से जानता हूं आरव। जब तुम पहली बार मेरी कहानी सुनने आए थे, मैंने तुम्हारी आंखों में वही जिज्ञासा देखी थी जो कभी उस मुसाफिर की आंखों में थी। मैंने तभी समझ लिया था कि मेरी कहानी को उसकी मंजिल तुम ही दोगे। ये डायरी अब तुम्हारी। इसका डर आखिरी पन्ना अब तुम्हें लिखना है। इस मुसाफिर को उसके जंगल से बाहर निकालने का रास्ता अब तुम्हें ढूंढना है। अपने शब्दों से, अपने अनुभव से इस कहानी को पूरा करो, क्योंकि हम दूसरों की कहानियों को तभी जब हम उन्हें जीते हैं। तुम्हारा व्यास काका। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने डायरी बैंड की और व्यास बाबू की तरफ देखा। व्यास बाबू उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर अब कोई दर्द या अधूरापन निराश था। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, जैसे उन्होंने बरसों का बोझ आरव के कंधों पर नहीं बल्कि उसके दिल में रख दिया हो और वो उस बोझ को उठाने के लिए तैयार था। काकस, आप ये सब पहले से जानते थे? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। व्यास बाबू ने हां में सिर हिलाया। हां बेटा, एक लेखक अपने किरदारों को पहचान लेता है और तुम मेरी सबसे जरूरी कहानी के सबसे जरूरी किरदार हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उस दिन आरव को सिर्फ एक डायरी नहीं मिली थी, उसे एक जिम्मेदारी मिली थी, उसे एक विरासत मिली थी, उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया था। व्यास बाबू ने उसे अपनी कलाम का वरिष्ठ चुना था। उन्होंने उस छोटे से बच्चे में एक लेखक को देखा था। आरव ने व्यास बाबू से वादा किया, मैं आपकी कहानी को पूरा करूंगा काका। मैं उस मुसाफिर को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। उस दिन गुरु और शिष्य का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। So answer एक गुरु ने अपनी सारी उम्र की कमाई अपने शिष्य को सौंप दी थी और शिष्य ने उसे संभलने का संकल्प ले लिया था। देवघर की उस दोपहर ने इतिहास रच दिया था। उस दिन के कुछ सालों बाद व्यास बाबू ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनका जाना देवघर के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। उनके आंगन की शामें सुनी हो गई थी, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी रोशनी छोड़ गए थे जो कभी बुझ नहीं सकती थी। वो रोशनी आरव था। व्यास बाबू के जाने के बाद आरव ने उनकी डायरी को अपना सब कुछ बना लिया। वो दिन रात उसे पढ़ता। वो व्यास बाबू की कहानियों को समझने की कोशिश करता। उसने लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके शब्द टूटते थे, लेकिन उसने वो व्यास बाबू के मुसाफिर के साथ उस जंगल में भटकता रहा, उसके दुख को महसूस करता रहा और उसके लिए रास्ता तलाशता रहा। वक्त बीतता गया। छोटा सा आरव अब बड़ा हो गया था। वो पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन उसका दिल हमेशा देवघर में और व्यास बाबू की उस डायरी में रहता था। उसने पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका जुनून लिखना ही था। उसने कई सालों तक मेहनत की। उसने व्यास बाबू की तरह जीना सीखा। उसने लोगों की कहानियों को सुनना सीखा। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना सीखा। और फिर एक दिन उसने व्यास बाबू की उस अधूरी कहानी को पूरा कर लिया। उसने उस मुसाफिर को उसकी मंजिल दे दी थी। उसने व्यास बाबू का वादा पूरा कर दिया था। और फिर वो दिन आया जिसका सपना व्यास बाबू ने देखा था। आरव की पहली किताब छपकर आई।
उस किताब का नाम था आखिरी पन्ना। यह वही कहानी थी जो व्यास बाबू ने अधूरी छोड़ दी थी। आरव ने उस किताब को व्यास बाबू को समर्पित किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे गुरु व्यास बाबू के नाम, जिनकी कहानी ने मुझे मेरी कहानी दी। यह किताब बहुत सफल हुई, लोगों ने उस कहानी को बहुत पसंद किया। उन्होंने उस कहानी में व्यास बाबू की रूह और आरव की नई सोच का अनोखा संगम देखा। आरव एक जाना माना लेखक बन गया। अंत में देवियों और सजानो, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। कहानियां कभी मरती नहीं हैं, वो बस अपने नए किरदारों का, नए लेखकों का इंतजार करती हैं। व्यास बाबू ने अपनी कहानी को अधूरा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि उसे पूरा करने के लिए आरव के जीवन के अनुभव जरूरी हैं। हम सबकी जिंदगी एक कहानी है और हम सब किसी ना किसी की अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं। हर कहानी को एक नए जीवन की जरूरत होती है। आरव ने व्यास बाबू की कहानी को जिया और इसलिए वो उसे पूरा कर पाया। और इसी तरह how an answer सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।